नाजरीन, INN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज आपके और हमारे मेहमान हैं जनाब सैयद उमर जलील IAS, कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन। उमर जलील साहब, हमारे खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। उमर जलील साहब, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ पे और आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन भी हैदराबाद के, मेरे परदादा वगैरह भी हैदराबाद के ही हैं। तो मेरी पैदाइश हैदराबाद में हुई और वालिदैन का ताल्लुक़ एक सैयद घराने से था और मेरे वालिद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे। उसके बाद एक स्कूल से वापस, रिटायरमेंट के बाद एक स्कूल से वाबस्ता हुए थे और मैं मलकपेट का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश मलकपेट में हुई थी। आपकी तालीम कहाँ से हुई? मेरी तालीम स्कूल, मेरा स्टूडेंट सर्विस गिल्ड में मैं प्राइमरी स्कूल किया, मदरसे आइज़ा में हाई स्कूल और मुमताज़ कॉलेज से इंटर और डिग्री किया और आर्ट्स एंड कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस उस्मान यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश और BCJ किया। माशाल्लाह। उसके BCJ कंप्लीट करने वाले आप सर्विस का आगाज़ कहाँ से कैसे हुआ आपका? MPhil में कर रहा था, MPhil इंग्लिश लिटरेचर कर रहा था। उस दौरान में मुझे मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा ले रहा था। तभी रेलवेज़ में एक नौकरी मिली तो उसमें मैं ज्वाइन हो गया 1986 सितंबर में। तो रेलवेज़ में मैं 4 साल काम करने के बाद ग्रुप 1 सर्विसेज में मुझे एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर ड्यूटी मिली और मैं ज्वाइन हुआ सितंबर 1990 में। सहाफ़त से भी और सहाफ़त से भी सतह कौन से अखबार में आपने कितना ऐसा काम किया? नहीं, मैं तो अपने जैसे रेगुलर सहाफ़त में पूरी तरह नहीं रहा, लेकिन सहाफ़त का रंग मेरे अंदर है क्योंकि मैंने वो डिग्री की थी और मुझे पसंद भी था। BSc करने के बाद, मुमताज़ कॉलेज से BSc करने के बाद 2-3 महीने तक उर्दू मिलाप में मुझे काम किया था मैं और फिर उसके बाद पढ़ाई में लग गया और जर्नलिज्म की डिग्री मिलने के बाद भी मेरी ट्रेनिंग सिटीजन्स इवनिंग में हुई। अच्छा, सिटीजन में। और कुछ यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर से ऑफ़र्स थे, लेकिन मैं सर्विस की तरफ ज़्यादा रुझान था और उस वक्त जर्नलिज्म में सिवाय प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन के कुछ और अवेलेबल नहीं था, ज़्यादा चांसेस नहीं थे। तो मैं इसमें ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंटिन्यू होते गया और IAS का ये सारे एग्ज़ाम लिखा, ग्रुप 1 के लिखा। तो ग्रुप 1 में कामयाबी मिली। उसके बाद ड्यूरिंग सर्विस मुझे IAS कन्फर किया गया। तो आप अब्दुर्रहमान साहब और अब्दुल खादर साहब के दरमियान उर्दू मिलाप से वाबस्ता थे? हाँ, अब्दुर्रहमान खान साहब जी, और शायद वो इंचार्ज थे उर्दू मिलाप के जी। उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन भी थे वहाँ पर। जैन थे और अब्दुल खादर साहब अकाउंट्स वगैरह देखते थे जी, बिल्कुल। युद्धवीर जी भी थे उस वक्त। वो तो खैर उस वक्त मुझे याद है मैं बेसिकली इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करता था और न्यूज़ बना के पेश करता था। तो अपना ये 83 वर्ल्ड कप में जब हम जीते थे तब मैं ही वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाया करता था। अच्छा, तो सहाफ़त का वो पीरियड जितना था आपका, कैसा गुजरा आपका, क्या महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं होने की वजह से और दूसरे पर्सनल वजूहात की बुनियाद पे मैं ज्वाइन नहीं हुआ। मुझे और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और ये पब्लिक सर्विस में भी ज़्यादा इंटरेस्ट था साथ ही साथ। तो वो एग्ज़ाम लिखता गया, उसमें मुझे मौक़े मिल गए तो मैं उसमें ज्वाइन हो गया। जब आपका पहला तकर्रुर यहाँ पर ग्रुप 1 में तो एज ए कमिश्नर कहाँ पर हुआ? आदिलाबाद में एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर हुआ। तो पहला रेलवेज़ में मैं 86 से 90 तक काम किया था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। फिर जो इस दौरान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहा था तो उसमें मुझे ग्रुप 1 सर्विसेज में एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर तकर्रुर हुआ। तो निज़ामाबाद वगैरह में ट्रेनिंग होने के बाद
फरवरी 91 में मैं एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर आदिलाबाद ज्वाइन हुआ, तो 2 साल तक वहाँ काम किया। तो फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किए कमिश्नर, तो आपके तासुरात, आपके ख्यालात क्या थे? आप कैसा महसूस कर रहे थे कि कमिश्नर का नाम, ओहदा जो होता है बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल होगा, तो उस वक्त आप जब ज्वाइन किए तो क्या महसूस किए? आई वॉज ए यंग मैन और मुझे लगा कि काम बहुत स्लो चलता है, जल्द से जल्द करने की कोशिश करता था मैं। और वहाँ पर अवेलेबल जो स्टाफ था, बेसिकली म्यूनसिपल का जो सैनिटेशन का स्टाफ था, उनके मसाइल वगैरह पूरा हल करने की कोशिश करता था। तो मेरे दौर में वहाँ पर जितने भी उनके यूनियन के डिमांड्स थे उनको पूरों को मैं फिनिश कर दिया, कोई बाकी नहीं रहा था डिमांड। तो यंग ऑफिसर जैसे अब ये जब किए, तो जो स्टाफ था उनका क्या तासुर रहा आपके बारे में? बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से पेश आते थे। उस ज़माने में किसी वजह से एक बहुत बड़ी स्ट्राइक वगैरह भी हुई थी, तो स्ट्राइक भी वो किए, लेकिन मेरे घर पे जो अवेलेबल स्टाफ था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लेते, मतलब मैं साहब को अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, तो जब वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ था उस वक्त में क्या तासुरात रहे, जो स्टाफ था आपका जब वहाँ से जा रहे थे? उस वक्त वो वहाँ पर जो कलेक्टर साहब थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और मुझे जो ट्रांसफ़र हो रहा था प्रमोशन पे हो रहा था। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने उनको फ़ोन करके बताया कि ये प्रमोशन का है, तो जल्दी छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने जब छोड़ दिया, वरना वो छोड़ना नहीं चाहते थे। स्टाफ ऑल्सो वॉज वेरी हैप्पी, दे डिडंट वांट मी टू गो, बट इट वॉज माई प्रमोशन था, तो इसलिए मुझे निकल के आना पड़ा। क्या उससे क्या प्रमोशन मिला आपको? मैं जो ज्वाइन हुआ था म्यूनसिपल कमिश्नर ग्रेड 2 में ज्वाइन हुआ था, विच इज़ अ गेस्टेड पोस्ट। फिर मेरा प्रमोशन हुआ था म्यूनसिपल कमिश्नर ग्रेड 1, और मुझे एज ए एस्टेट ऑफिसर हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ट्रांसफ़र किया गया, बदली की गई। तो यहाँ के ज्वाइन हुआ मैं एज ए एस्टेट ऑफिसर। फिर 2 महीने के अंदर मुझे वो सर्कल 6 की हैबिट्स की जिम्मेदारी दी गई, और उसके बाद तकरीबन मैं 10 साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद में रहा, मुख्तलिफ़ ओहदों पर। और इस बीच में मुझे 2 प्रमोशन और भी आए, लेकिन हर बार भी जो कमिश्नर हुआ करते थे हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो मुझे जाने नहीं दिए, हमारे डायरेक्टर साहब से लड़के मुझे कंटिन्यू करा दिए। तो मुख्तलिफ़ ओहदों पे एज एस्टेट ऑफिसर, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर बाद में OSD चारमीनार प्रोजेक्ट, पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहीं पर रखा गया, मुझे जाने नहीं दिया गया प्रमोशन पर भी। तो चारमीनार में जो प्रोजेक्ट था वो तो हैदराबाद में प्रेजेंट हुआ, उसका आगाज़ कैसा हुआ, कहाँ तक काम आपकी निगरानी में हुआ? जी, जो प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करना था, उस वक्त मेरा प्रमोशन होकर मैं रीजनल डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बन के मैं मेरे डिपार्टमेंट को चला गया था म्यूनसिपल। लेकिन उस वक्त मोहंती साहब ने हुकूमत से कहकर मुझे एज ए OSD दोबारा बल्दिया में बुलवा लिए, और ये 4 पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट मुझे तफवीज़ किए, तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो पहला काम हम उसमें ये करें कि अगर उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो अल्टरनेटिव रोड्स आइडेंटिफाई करने थे। तो जो सर्कुलर रोड हमने आइडेंटिफाई की थी, तो मीरालम मंडी टू अपवर्ड्स टू चारमीनार एंड बियॉन्ड, तो वो तो कंप्लीट कर दिए। उस वक्त तकरीबन 720 के करीब कुछ बिल्डिंग आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको डेमोलिश किया जाना था, वाइडनिंग। 720 बिल्डिंग उसमें आ रहे थे उस वक्त जी। तो 720 बिल्डिंग वाइडनिंग करने के लिए, क्योंकि अगर हम चारमीनार एरिया को पेडेस्ट्रियनाइज करना चाहते हैं, कि वहाँ पैदल राहरुओं के लिए रखना चाहते हैं, तो अब जो चल रही है ट्रैफिक, उसके लिए मुतबादिल रोड की ज़रूरत थी। तो अपवर्ड मूविंग ट्रैफिक के लिए, डाउनवर्ड मूविंग ट्रैफिक के लिए, तो मदीना बिल्डिंग रोड को रोक देकर ये जो पुरानी हवेली रोड है वो रोड, और हुसैनी अलम डाउनवर्ड्स अप टू हाई कोर्ट, ये रोड को हमने डेवलप करने का प्रोग्राम था। और डेवलप करने के लिए तकरीबन 720 प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा जाना था, तो वो किया मैं। और जब तक मैं वहाँ रहा 700 में से 600 बिल्डिंग हम डेमोलिश कर दिए थे, रोड वाइडनिंग कर दिए और अपवर्ड ट्रैफिक छोड़ दिए थे। डाउनवर्ड भी ट्रैफिक हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। 600 बिल्डिंग के हुसूल मामूली बात नहीं है, तो उसके अंदर आपको क्या मसाइल सामने आए?
उस वक्त बल्दिया की तरफ से सिर्फ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल वैल्यू दी जाती थी, ज़मीन की वैल्यू दे नहीं सकते थे, पैसे ज़्यादा नहीं थे। तो हम जाके बिल्डिंग के ओनर से गुफ्तगू करते थे, उनको मनाते थे, उनसे ये कहते थे कि आप लैंड वैल्यू के बदले में एडिशनल बिल्ट अप एरिया आप ले लीजिए, और वो लोग हमारी बात से मुत्तफ़िक़ होकर दिए और 600 प्रॉपर्टीज़ ले पाया। और स्ट्रक्चरल वैल्यू हम ये करते थे कि फौरी जब वो मंजूरी दे दें तो हफ्ता 15 दिन के अंदर उनको पैसे दिलवा देते थे उसके स्ट्रक्चरल वैल्यू के। तो वो खुशी खुशी आगे आ रहे थे और फिर अपनी बिल्डिंग्स को डेवलप किए। तो आप और किए होंगे कि पुरानी हवेली रोड या फिर शाद कैफ़े रोड हुसैनी आलम की तरफ, ये काफ़ी कुछ डेवलप हो गया। पहले पतली सी छोटी सी रोड थी, अभी काफ़ी बड़ी हो गई, नए प्रॉपर्टीज़ आए, नए किराए हुए, सारे लोग खुश थे उससे। और फिर बस मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट भी शाद कैफ़े की तरफ से भी हो गया। ये कब की बात है ये प्रोजेक्ट चालू स्टार्ट किए थे? तकरीबन 2001 में शुरू किया था। 2001 उसके बाद में सितंबर 2002 में मैं बल्दिया हैदराबाद से निकल गया मैं। तो 2001 से आज 2019 हो गए, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके पर आपको क्या महसूस होता है? हालांकि वो सरकारी हेडल्स आते हैं, कुछ अवामी आते हैं, ऑफिसर आप बासीजा डिस्क्लोज कर सकते नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप क्या महसूस करेंगे? आज तक 18 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ हैदराबाद में। उसकी वजह यह है कि इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए उस ज़िम्मे ये काम तफवीज़ कर दिया जाए और जो ज़रूरी फंड्स हैं उनको दे दिए जाएँ और उनको यहाँ के लोगों से वक्फियत हो और वो काम करने की धुन हो, वही हो उनके काम, उसका दूसरे और काम ना हो, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, करना चाहिए भी। और इसमें जो पूरा नहीं होने की वजूहत ये हैं कि एक तो ये कि जो रोड्स रिंग रोड जो हमने बनानी है अपवर्ड ट्रैफिक मूवमेंट और डाउनवर्ड ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, उसके लिए रोड पूरी तरह से वाइडन कर दी जानी चाहिए, बीच में अड़चनें नहीं होनी चाहिए। वो तकरीबन मेरे टाइम में पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक भी कुछ कुछ बाकी है, बीच में अड़चनें वगैरह हैं। दूसरी बात ये कि पूरी तरह से पेडेस्ट्रियनाइज करने, राहरू करने के लिए अगर हम ये ट्रैफिक यहाँ से हटा देते हैं तो जो लोग नया पुल से लेके चार मीनार और उसके आगे तक भी जाना चाहते हैं या फिर वहाँ की दुकानों को से वहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते तो उनको पार्किंग के लिए जगह चाहिए। तो हमको बहुत सारे पार्किंग लॉट बनाने हैं, तो वो पार्किंग लॉट अगर बन जाएं, पास में हो, तो डेफिनेटली बहुत फ़ौरन इसको कामयाबी मिल सकती है। हैदराबाद जी उस वक्त म्यूनसिपल का MCH था, MCH से आपका ट्रांसफ़र कहाँ पर हुआ? MCH में जब मैं था एज ए OSD चार मीनार प्रोजेक्ट, उस वक्त IAS मुझे कन्फर हुआ, तो फिर वहाँ से निकल कर मैं IAS ट्रेनिंग पे गया और फिर वारंगल में मेरी पोस्टिंग हुई एज ए जॉइंट कलेक्टर। जिस वक्त IAS कन्फर्म करे और भी कई एस्पिरेंट थे आपके खिलाफ तो नहीं कह सकते, हर कोई था, कॉम्पिटिशन था, तो उसमें आप कामयाब होकर निकले, उसके वक्त आपको क्या महसूस हुआ? बहुत ही अल्लाह क्योंकि जिंदगी का एक अहम मसला IAS कन्फर्म ना मामूली बात नहीं, उस वक्त आप क्या महसूस किए? मैं खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ऐसा एहसान है जिसका मैं शुक्र भी पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि 5 पोस्ट अवेलेबल थे और तकरीबन 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सबसे जूनियर मैं था, सबसे कम सर्विस मेरी थी। 8 साल 11 महीने मेरी सर्विस थी, क्वालिफाइंग सर्विस। सबसे कम सर्विस मेरी थी, सबसे कम रैंक मेरा था, बाकी पूरे मेरे से ऊंचे रैंक के लोग थे, ज़्यादा सर्विस के थे। 25 साल का एक्सपीरियंस था, मैं सिर्फ 8 साल 11 महीने का एक्सपीरियंस था। तो इसमें मुझे रैंकिंग में भी दूसरा मेरा मुकाम मुझे मिला। तो ऐसा अल्लाह का एहसान है कि जो उसको कभी भी मैं उसका शुक्र अदा पूरा नहीं कर सकता। चलिए, आपको कन्फर्म है आपके ख़ानदान का क्या तासुर रहा उन लोग इस बारे में जब आपको IAS कन्फर्म हुआ? बेशक है, बहुत खुश हुए लोग। मुझे अफसोस यही रहा कि मेरे वालिदैन उस वक्त बकायदे हयात नहीं रहे थे। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, ये 2003 की जनवरी में अनाउंस हुआ, जबकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। तो आपकी तरक्की अपनी आंखों से नहीं देख सके? वो नहीं देख सके, लेकिन मैं बल्दिया में था और बहुत कुछ यहाँ पर
रोड वाइडनिंग के सिलसिले में जब मैं यहाँ था तो तकरीबन 15-20 रोड वाइडनिंग करने का इत्तेफाक हुआ, इंक्रोचमेंट्स रिमूव करने का इत्तेफाक हुआ। कोठी टू सुल्तान बाज़ार एंड बड़ी चौड़ी वहाँ पर वो रोड पूरी तकरीबन बंद सी हो गई थी, वहाँ पर ट्रैफिक फिर दोबारा चालू किए थे, इंक्रोचमेंट निकाले थे और बहुत सारे रोड्स भी तोड़ फोड़ में काफ़ी रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का साथ भी रहा। तो एक निज़ाम के तो इस्माइल थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो हैदराबाद को जो बताया जाता है असम्बली और पब्लिका में जो रोड है सर मिर्जा इस्माइल की वजह से, जब उन्होंने रोड वाइडनिंग कर रहे थे तो उनके खिलाफ जाकर शिकायत की वजह तो उनका नाम सर तोबा इस्माइल रख दिया गया। तो उसके बाद आपका नाम तोबा वर्जन क्यों नहीं पड़ा? नहीं, क्यों, इसलिए कि मुझे लोगों का साथ रहा, अल्लाह का फजल रहा। लोगों का साथ रहने की वजह से किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करे, खुशी से लिए। हाँ, इंक्रोचमेंट जो भी हुआ करते थे वहाँ सख्ती करते थे, लेकिन रोड खुल जाने से पब्लिक में बहुत ज़्यादा इत्मीनान और खुशी होती थी। तो ओनली द अफेक्टेड पार्टी वाज अनहैप्पी। तो आज हैदराबाद जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसके अंदर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें शुरुआती मराहिल में मेरी तरफ से रहा। तकरीबन 20-25 रोड्स में उसकी प्लानिंग, वाइडनिंग की प्लानिंग और वाइडनिंग करने में तकरीबन 10-15 रोड मैंने किए हैं। चिराग अली रोड और ओल्ड सिटी में ये हुसैनी आलम रोड और मंडी मीर आलम रोड, तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थे। और एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान थे, अक्सर वहाँ फसाद हुआ करते थे, लेकिन हम वहाँ जाके लेते थे, हर कोई खुशी से देता था, कभी कोई ऐसी बात पैदा नहीं हुई। और आपकी बहसियत IAS ऑफिसर पहली पोस्टिंग जॉइंट कलेक्टर कहाँ पर हुई? वारंगल में। तो चूंकि आप सर्विस में हैं, मुख्तलिफ ओहदे देखे, आगे ओहदेदार आला देखे हुए, तो बहसियत जॉइंट कलेक्टर, जो कलेक्टर तो जो बेताज बादशाह जिले का कहा जाता है, तो जॉइंट कलेक्टर आपका ट्रांसफर है, जब वहाँ पे आप बैठे ऑफिस में एज्यूम करें, तो आपकी अपने फीलिंग क्या रहे? मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नया और बहुत वसी पैमाने पे काम करने का मौका मिला। यहाँ बल्दिया में या म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होता था, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तक बल्दिया के इंतज़ाम तक महदूद रहता था। बट एज ए जॉइंट कलेक्टर लैंड्स का, एक्साइज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने का और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि बहुत वसी मैदान पे मुझे काम करने का मौका मिला है। जॉइंट कलेक्टर के बाद आपकी पोस्टिंग वहाँ से निकल कर मैं ULC में आया। 7 महीने यहाँ रहा, 3 साल वहाँ गुजरे वारंगल में। तो ULC स्पेशल ऑफिसर ULC हैदराबाद में रहा, वहाँ 7 महीने रहा। फिर उसके बाद सेक्रेटरी टू CCLA वहाँ पर 1 साल रहा। उसके बाद डायरेक्टर BC वेलफेयर रहा, वहाँ तकरीबन 2.5 साल रहा। इस बीच में SC वेलफेयर में भी थोड़ा काम करने का मौका मिला, सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स में काम करने का मौका मिला, और SC/ST कमीशन में काम करने का मौका मिला। ये भी कोई 1 साल 6 महीने, 7 महीने ऐसा रहा। फिर 2 साल 2.5 साल डायरेक्टर BC वेलफेयर रहा। उसके बाद मोहंती साहब मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर में ले आए। तो माइनॉरिटी वेलफेयर में कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर कुल मिलाकर मैं तकरीबन 4 साल माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी का काम किया। और सर चूँकि यहाँ पे SC/ST और BC के जो इंतहाई अहम जो है जिम्मेदारियाँ हुकूमत के हैं, तो उन महकमों में आप खिदमत अंजाम देते, वहाँ पर आपको कैसे तजुर्बा से गुजरना पड़ा? वहाँ पर मैं ये देखा कि ये जो पिछड़े तबक़ात हैं, बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तो आज भी उनके पास कंप्लेंट्स हैं कि उनके साथ तफर्रुक़ किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनको ज़ात के नाम पर
या उनके SC होने की बुनियाद पर उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती, जॉब में हो या प्रमोशन में हो या आम ज़िंदगी में हो, उनको कोई उनकी ज़ात के नाम से गाली दे देता, या कोई डिपार्टमेंट में उनके साथ इंसाफ नहीं होता। तो एज अ सेक्रेटरी ऑफ SC ST कमीशन मेरे पास इस तरह के कंप्लेंट आते थे और उन डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ में मैं एक्शन भी लेता था और गवर्नमेंट को रिकमेंड भी करता था। एक दो वक्त तो मैं क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल करने के दगर पे भी आ गया था। फिर वो मामला रफा दफा हुआ। जो उस कैंडिडेट को चाहिए था इंसाफ, वो इंसाफ मिल गया तो फिर हम छोड़ दिए। एक्चुअली उनको तो चूंकि जो मुलाजिमत का मसला है तो रिजर्वेशन ऑलरेडी उनको पहले से है, लेकिन कुछ जगहों पे ये सारी एक्ट होने के बावजूद भी उसको देखी अनदेखी कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो था, तो जब मेरा ट्रांसफ़र SC ST कमीशन से हुआ तो वो चेयरमैन और उनके तमाम मेंबरान मिलके मुझे विदा किए और बोले कि हमको लगा था कि ये अफसर हमारी तरफदारी नहीं करेगा, लेकिन आप जो कुछ भी किए हम उससे बहुत मुतासिर हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं, इस तरह वो बोले हैं। तो SC BC ST कमीशन और उन तबक़ात तक आप पहुँचे, उनके मसाइल को हल किए। बहस मुसलमान वो तो जिम्मेदारी आपके डायरेक्टर, लेकिन बहस आपने किस चीज़ को पेश नज़र रखा उनकी खिदमत, क्योंकि आमतौर पे उनका तारीफ करने को आगे नहीं आते। मैं हमेशा यही देखा कि उनके साथ किसी भी शख्स के साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। नाइंसाफ़ी हुई तो डेफिनेटली और बहुत सख्ती से मैं लिख के भेजाया एज ए सेक्रेटरी कि आप फ़ौरन इसका ऊपर एक्शन लेना, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा जो नाइंसाफ़ी हुई उसको दूर करने के लिए। और जहाँ कहीं भी उन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होते थे वो कंप्लेंट भी ले आते थे, पुलिस को कभी लिखते थे, कभी कोई डिपार्टमेंट को लिखते थे, कभी निम्स हॉस्पिटल में होता, कभी और डिपार्टमेंट में होता। तो वहाँ पर मैं सख्ती से भिजाता था कि ये SC ST कमीशन का हुक्म है और SC ST कमीशन इज़ उसको एक फ़र्स्ट क्लास कोर्ट के पावर्स हासिल हैं। तो कुछ अहकाम दे तो उसको कोई भी डिपार्टमेंट को उसको पाबंद लाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ दे कैन गो इन अपील टू द हायर कोर्ट। जब आप इनके सपोर्ट में कुछ काम कर रहे थे, फैसले कर रहे थे वैसे डायरेक्टर, तो चूँकि ब्राह्मण लॉबी का बहुत बड़ा कंट्रोल है, वो ऑफिसर्स आपके ऊपर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी मेरे काम में कोई दखल कुछ नहीं दिया। मैं तकरीबन साल 1.5 साल वहाँ रहा तो कोई दखल नहीं दिए। उसके बाद माइनॉरिटी वहाँ पर तो आपकी उसके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आते हैं आपको यहाँ पर कैसे चैलेंज से गुजरना पड़ा और किन किन हालत में आप काम किए, और क्या यहाँ पर इस मुल्क में आप आने वाले कभी मायूसी महसूस किए क्या, या कभी इसको छोड़ के जाना महसूस किए क्या? पहली बात यह कि मैं चैलेंजेस के बारे में बात करूँगा तो माइनॉरिटी वेलफेयर में पहला चैलेंज ये था कि वहाँ पूरा प्रॉपर स्टाफ ही नहीं था। कुल डिपार्टमेंट में 20-25 से सेक्रेटरी को मिला के 27 से बढ़ के लोग ही नहीं थे और 1000 करोड़ का बजट था। 7-8 हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट थे, जैसे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और डायरेक्टरेट वगैरह। तो फिर मैंने GOs वगैरह निकाल के स्टाफ को मंजूर करवाया। चीफ मिनिस्टर वाज जनाब KCR साहब वाज वेरी हेल्पफुल और उन्हें फ़ौरन जो भी मैं मांगा वो मंजूरी दिए, स्टाफ दिए और डिपार्टमेंट से ले आया। तो इस तरह स्टाफ आ गया। फिर जो स्कीमात SC वेलफेयर में, BC वेलफेयर में और ट्राइबल वेलफेयर में चल रही थी, जैसे ओवरसीज स्कॉलरशिप, जैसे TS प्राइड और स्कॉलरशिप 100% पेमेंट वगैरह, इस तरह की चीज़ें थी जो माइनॉरिटी वेलफेयर में अवेलेबल नहीं थे। तो मैं वो उन तमाम स्कीमात को, नए स्कीमात को लाते गया। तो जब भी फाइल जाती, ये कहना बिल्कुल ज़रूरी है कि जब भी कोई फ़ाइल भेजाया जनाब KCR साहब के एज ए चीफ मिनिस्टर, एक फ़ाइल भी नामंजूर होकर नहीं आई। हर फाइल जो मैं भेजाता था मंजूर होती थी। तो इन 4 सालों में बहुत सारे काम करने का मौका मिला। बहुत सेटिस्फैक्शन रहा कि माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों और दूसरे क्रिश्चियन, सिख और दूसरे भाइयों के लिए भी कुछ काम करने का मौका मिला, जिससे मुझे इन तमाम तबक़ात से बड़ी मोहब्बत मिली, इज़्ज़त मिली। तो ये सारी इज़्ज़त तो अल्लाह की है, लेकिन दुनियावी एतबार से इन्होंने बहुत मुझे
एहतराम से देखा, एहतराम किया और मेरी मदद की, मुझे काम करने में आसानी दिए। मुश्किल जो यहाँ पर रही वो ये थी कि स्टाफ ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, बहुत कम था, जो कोई भी थे वो ट्रेंड नहीं थे। और पर्टिकुलरली वक्फ बोर्ड में मुझे तकरीबन 1.5 साल या 2 साल तक का स्पेशल ऑफिसर की ज़िम्मेदारी दी गई थी। तो यहाँ काम करने में बड़ी मुश्किल ये होती थी कि यहाँ किसी किस्म का कोई ऑफिस एटमॉस्फेयर नहीं है, तौर तरीक़े नहीं है। कोई फ़ाइल आती है तो कहाँ गई, किधर गई, फिर उसका पता नहीं चलता। एक बार चली जाए तो जब तक आप उसको बुलाएं वो पता नहीं चलता। दूसरी बात, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। और तीसरी बात यह कि ये लोग ट्रेनिंग ही नहीं है, इनको ट्रेनिंग देने का मेरा प्रोग्राम था, बहरहाल वो हो नहीं पाया। जो कुछ भी थे, फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर कुछ ना कुछ काम करते रहते थे इतने सालों से। यानी 1956 से लेके अब तक कंबाइंड स्टेट में तकरीबन 1,77,000 1,65,000 के करीब एकड़ ज़मीन है जो कि वक्फ की गई हुई है। तो इतने सालों में उस ज़मीन पे ज़ाहिर है कि 1,60,000 के करीब की अगर ज़मीन है तो मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड को बटाई पे या उस पे दिया जाता था, किराएदार हुआ करते थे। तो उनके पास से उस ज़माने में इनकम आया करती थी कि वो अपना किराया देते थे गल्ले के रूप में या पैसे के रूप में। तो वो आता था, होते होते भूल गए, कोई देखा नहीं, कोई पूछा नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन हुआ नहीं। तो होते होते वो लोग, अब कुछ लोग, इनको यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था और वहाँ पर वो क्या किया कि कई सालों की कब्ज़े की वजह से कई ज़िलों में उनके वो प्रोटेक्टेड टेनेंट का डिक्लेरेशन भी हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्ट के हिसाब से। तो चूँकि स्टाफ अवेलेबल नहीं था, एक ज़िले में 1 आदमी या 2 आदमी होता था। अगर आप यूँ गौर किया जाए कि 33,000 तेलंगाना में 33,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और 77,000 एकड़ ज़मीन है। तो एक ज़िले में 1 आदमी है तो 3,000 प्रॉपर्टी उसके ज़िम्मे है। 3,000 प्रॉपर्टी की वो क्या देखभाल कर पाता, स्टाफ की ज़रूरत होती, ना वसूली कर पाता, ना उसका हिसाब रख सकता, ना जाके देख सकता। तो जैसा चल रहा वैसा चलता था, कोई आके दे दिया तो ले लेते, नहीं तो नहीं। इसी तरह मुतवल्लियान भी हैं, कुछ औकाफ़ी जायदाद हैं जहाँ से इनकम ज़्यादा होती थी। जहाँ भी इनकम ज़्यादा होती तो वक्फ बोर्ड का जो हक़ है वो है 7% का, जो कि मैंडेटरी है और स्टैचूटरी अमाउंट इसको आना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी इनकम है उनका पूरा टैक्स वगैरह पूरा अदा करने के बाद जो भी पैसा बचा है उसके ऊपर 7% आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी भी 2,000 से बढ़ के कुछ लोग औकाफ़ी जायदादों से इनकम कभी नहीं है। वो भी जो कुछ भी आते हैं वो वोटिंग राइट लेने के लिए आके पेमेंट अदा कर देते थे, ताकि वक्फ बोर्ड की जब भी कोई इलेक्शन होए तो वोटिंग में वो हिस्सा लेने का उनको मौका मिल सके या इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उनको मौका मिल सके। इस तरह की बातें थी। तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था और कभी भी ये लोग जाके ये नहीं करते थे कि हमारी इतनी जायदादें हैं, इस जायदाद में कितनी इनकम आ रही है और इस जायदाद को हमारे को ये 7% अदा करना चाहिए। अदा नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने वाला नहीं था, क्योंकि 1 आदमी था एक ज़िले में। 119 लोग काम करते थे वक्फ बोर्ड में, जब मैं था 119 लोग काम करते थे, जिसमें से 57 से ज़्यादा क्लास 4 के थे और दूसरे जो पढ़े लिखे थे वो 10th से ले के पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी थे। तो यू कैन इमेजिन कि, और फिर बिल्कुल कभी कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी उनको कि भाई ऑफिस कैसे मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए, फाइल कैसे मेंटेन किया जाए, पर्सनल रजिस्टर क्या होता है, कुछ नहीं था। बिल्कुल वहाँ ज़रूरत है उसको ऑर्गेनाइज करने की, वहाँ पर जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देने की और अच्छे स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अच्छे ट्रेंड स्टाफ को और ज़्यादा लोगों को वहाँ रखने की ज़रूरत है, ताकि उसको उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो इनकम आनी चाहिए वो लाएं, ताकि वो इनकम कौम के लिए, मिल्लत के लिए मंशा वक्फ के हिसाब से इस्तेमाल की जा सके। शुक्रिया वज़ीर साहब। नाज़रीन, अब हम इजाज़त लेते हैं। IRN चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी देखते रहिए। खुदा हाफिज़।